हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, वो भी फिजिकल एजुकेशन के हैं। और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, और मैं बता दूँ आपको कि इन क्वेश्चंस की PDF पाना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं हमेशा की तरह 2 लाइनें तो आपको सुनाता ही हूँ, फिर उसी के बाद सब काम करूँगा। ठीक है, तो सुनिए। क्या है लाइन। एक शायर ने कहा है कि पूरे समाज में मजदूर जैसा बेघर इंसान नहीं देखा, जिसने सबका घर बनाया उसके खुद का मकान नहीं देखा। तो यही लाइनें थी और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हॉकी खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हॉकी खेल के मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। तो लंबाई बतानी है हमें, तो 100 यार्ड यानी 100 गज जो होती है वो लंबाई होती है, और 60 जो है यार्ड माने 60 गज जो है वो चौड़ाई होती है। ठीक है, 100 यार्ड लंबाई, 60 यार्ड चौड़ाई। यदि मीटर में बात करें तो 91.40 मीटर लंबाई हो जाएगी और 55 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हॉकी का जो मैदान होता है उसकी जो लंबाई होती है वो मैदान की लंबाई 100 यार्ड होती है और चौड़ाई जो होती है वो 60 यार्ड होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉकी खेल में शूटिंग सर्कल कितने यार्ड का होता है। तो शूटिंग सर्कल जो होता है वो 16 यार्ड का होता है। ठीक है, शूटिंग सर्कल जो होता है कितने यार्ड का होता है, 16 यार्ड का होता है। यदि मीटर की बात करें तो 14.63 मीटर होता है शूटिंग सर्कल। अगला देखते हैं। अगला है, हॉकी खेल में पेनाल्टी स्पॉट और गोल लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो ये होती है 7 यार्ड। ठीक है, कितनी होती है, 60 यार्ड होती है। अब फ्रेंड्स मैं थोड़ा इससे चित्र बना देता हूँ, उसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक चित्र बना लेता हूँ छोटा सा। मान लो ये यहाँ से मैंने ये इस तरीके से बना दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये बना दिया है और इसमें बीचों बीच में एक सेंटर लाइन होती है। ठीक है, क्या होती है, सेंटर लाइन। फिर इसके तरफ एक होता है इस तरफ। ठीक है, इस तरफ लाइन होती है, एक होती है इस तरफ लाइन। ये होती है बीच वाली जो होती है ये सेंटर लाइन होती है। ठीक है, ये क्या होती है, सेंटर लाइन होती है। और इसके ये वाली लाइनें हैं, इधर बाजू वाली लाइनें हैं, ये क्या कहलाती हैं, 25 यार्ड लाइन कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, 25 यार्ड लाइन कहलाती हैं। और जो बीच वाली होती है वो सेंटर लाइन कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक होता है शूटिंग सर्कल। ठीक है, शूटिंग सर्कल होता है और ये इसकी जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, ये 16 यार्ड होती है। कितनी होती है, 16 यार्ड होती है, या फिर 16 यार्ड कहिए या फिर क्या कहिए 14.63 यानी 14.63 मीटर होती है। ठीक है, किसकी, ये जो शूटिंग सर्कल होता है इसकी। ठीक है, फिर इसके बाद ये इधर एक होता है शूटिंग सर्कल, एक इधर होता है। ठीक है, अब इसमें बीच में एक होता है पेनाल्टी स्पॉट। ठीक है, पेनाल्टी स्पॉट होता है इस तरीके से। ठीक है, गोल होता है एकदम। तो ये पेनाल्टी स्पॉट जो होता है इसका मतलब पूछ लेता है डायामीटर कितने का है, यानी ये कितना इसका डायामीटर होगी, यानी ये कितना है। तो ये होता है, ये जो बनी है कौन सी रेखा आपको बता दें मैं, शूटिंग सर्कल के बीच में यदि ये जो बना हुआ है, शूटिंग सर्कल के बीच में जो ये बना हुआ है इसका डायामीटर पूछता है कितना है, तो इसका डायामीटर होता है 6 इंच या 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है, 6 इंच या 15 सेंटीमीटर। और यहीं पे एक होता है गोल करने वाला। ठीक है, पेनाल्टी स्पॉट से अब क्वेश्चन आ जाता है, पेनाल्टी स्पॉट से गोल लाइन की जो है दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो ये जो पेनाल्टी स्पॉट है और यहाँ पे जो गोल लाइन होती है, ठीक है, इसके बीच की दूरी पूछ लेता है तो कितनी होती है, ये मतलब 7 यार्ड कहिए। ठीक है, 7 यार्ड कह लीजिए, या फिर इस तरीके से पूछ लेता है कि हॉकी खेल में पेनाल्टी कितनी दूरी से ली जाती है, तो भी वो 7 यार्ड से ली जाती है, क्योंकि जो पेनाल्टी स्पॉट ये वाला होता है, ये बना होता है 60 यार्ड की दूरी पे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से एक लाइनें बनी होती हैं शूटिंग सर्कल के बाहर।
ठीक है। तो इनके बीच की जो दूरी होती है ये कितनी होती है, 5 यार्ड होती है, ठीक है। कितनी होती है, 5 यार्ड होती है। ये जेब्रा लाइन इनको बोलते हैं, ये इस तरीके से बनी होती हैं, ये शूटिंग सर्कल के बाहर 5 यार्ड की, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है फ्रेंड्स आप जान ही गए हैं, ठीक है। ये वाली लाइन आपको पता है सेंटर लाइन है। इसके बाद ये वाली जो होती हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं 25 यार्ड लाइन, ठीक है। इसको भी 25 यार्ड लाइन बोलते हैं। और यहाँ से इसकी ये जो लंबाई होती है कितनी होती है, ये आपने जानते हैं 100 यार्ड होती है। और ये जो चौड़ाई होती है, ठीक है, ये 60 यार्ड होती है। या फिर मीटर की बात करी जाए तो लंबाई हो जाती है 91.40 मीटर, या फिर चौड़ाई की बात करें तो 55 मीटर हो जाती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करेंगे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा हॉकी के ग्राउंड की मेजरमेंट के और रूल्स के ऊपर, ठीक है। तो चलिए, मेरा क्वेश्चन क्या था मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब अभी इसको पढ़ाएंगे तो अच्छा, थोड़ा डिस्कस करेंगे तो मतलब अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हॉकी खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो लंबाई जो होती है वो 100 यार्ड होती है, या फिर मीटर में बात करें तो 91.40 यानी 40 मीटर होती है, ठीक है। और चौड़ाई की बात करें, हॉकी खेल के मैदान की चौड़ाई होती है 60 यार्ड। अगर जो मीटर में बात करें तो 55 यार्ड होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉकी खेल में शूटिंग सर्कल कितने यार्ड का होता है। तो अभी आपको बताया है कि वो जो गोल गोल एक डी टाइप का बना होता है वो 16 यार्ड का होता है। यदि मीटर में पूछे तो 14.63 मीटर होता है। अगला देखते हैं, हॉकी खेल में पेनाल्टी स्पॉट और गोल लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है। जहाँ पे वो रखकर मतलब पेनाल्टी स्पॉट पे रखकर बॉल जो मारी जाती है तो उसका डिस्टेंस पूछ लेता है। तो वही है, हॉकी खेल में पेनाल्टी स्पॉट और गोल लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ये होती है 7 यार्ड। अगला देखते हैं, 7 यार्ड कह लीजिए या फिर 6.475 मीटर कह लीजिए, ठीक है। दोनों याद रखना, कोई भी पूछ सकता है आपसे परीक्षा में, ठीक है। तो पेनाल्टी कितनी दूरी से ली जाती है, 7 यार्ड कहिए या फिर 6.47 मीटर कहिए। अगला देखते हैं, फुटबॉल खेल के, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 है फुटबॉल खेल की समयावधि क्या होती है, ठीक है। तो फुटबॉल खेल की जो समयावधि होती है आपने बताना है। और तो फुटबॉल खेल की जो समयावधि होती है वो 90 मिनट होती है कुल, ठीक है। कुल 90 मिनट होती है, जिसमें से होता क्या है 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, ठीक है। 45 मिनट का हाफ होगा, एक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 15 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद 15 मिनट बाद फिर मतलब 45 मिनट का गेम होगा, ठीक है। अब बात यहीं नहीं रुकती है, बात आगे बढ़ती है। मान लो ये पहला अटेम्प्ट होता है जब 45 मिनट का मतलब गेम हुआ, ठीक है। 45 मिनट का गेम होता है, उसके बीच में 15 मिनट का मतलब क्या होता है, लंच टाइम होता है, इनिंग ब्रेक होता है, ठीक है। यदि यहाँ पे इस कंडीशन में यदि मान लो मैच टाई हो जाता है, ठीक है, मैच बराबरी की कंडीशन पे आ जाता है, तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, उसमें 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम और दिया जाता है, ठीक है। जब ये इस पहली वाली कंडीशन में क्या होता है कि 45 यानी 90 मिनट गेम होने के बाद मैच टाई हो जाता है, तो उसमें क्या होता है 30 मिनट का टाइम और दिया जाता है, जिसमें से होता ये है कि ये होता है ये 15 मिनट का, ठीक है। 15 मिनट का खेल होगा, फिर उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट होगा, फिर 15 मिनट का खेल हो जाएगा, ठीक है। यानी 15 मिनट का खेल होगा, फिर 10 मिनट का रेस्ट हो जाएगा, फिर 15 मिनट का खेल होगा। कंडीशन यहाँ भी है, यदि यहाँ पर भी मैच टाई हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर भी मैच टाई हो जाता है, तब फिर क्या होता है, उसके बाद 5 पेनाल्टी दी जाती हैं, ठीक है। 5 पेनाल्टी दी जाती हैं, फिर उसमें देखा जाता है कि कौन मतलब ज़्यादा मतलब विजयी रहा या किसने ज़्यादा मतलब गोल किए। तो यदि यहाँ पर पेनाल्टी 5 दी जाती हैं, यदि यहाँ पे भी मैच मतलब बराबर हो गया या टाई हो गया, तो इसके बाद फिर क्या होता है, सडन डेथ का नियम लागू होता है, ठीक है। कौन सा, सडन डेथ का नियम लागू होता है। इसमें क्या करते हैं कि 2 टीमें होती हैं, मान लो पहली है दूसरी है, ठीक है। अब दोनों को एक एक पेनाल्टी शूट मतलब दिया जाता है, ठीक है। दो मतलब वो गोल करने के लिए दिया जाता है, सॉरी पेनाल्टी शूट नहीं, ये सडन डेथ का नियम लागू होता है। फिर इसमें मतलब गोल करने के लिए बारी बारी से मतलब दोनों टीमों को मतलब गोल करने के लिए दिया जाता है। फिर इसमें देखा ये जाता है कि पहली बार जब दिया गया एक चांस, ठीक है, पहली बार एक चांस दिया गया तो उसमें देखा गया ये दोनों बराबर हो गई, तो दूसरी बार फिर मतलब दोनों को एक चांस दिया जाएगा।
वहाँ पर भी बराबर हो गया, फिर तीसरी बार। तो ये प्रक्रिया लगातार कंटिन्यूअसली होती रहेगी जब तक कि विजेता नहीं मिल जाता है। सदन डेथ का नियम यही होता है कि दोनों को बराबर चांस दिए जाएंगे और उसमें से जो जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। फुटबॉल खेल की समय अवधि कितनी होती है? तो टोटल 90 मिनट की होती है, जिसमें से 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, और बीच में 15 मिनट का रेस्ट टाइम होता है, पहली कंडीशन। ठीक है, यदि यहाँ पे मैच टाई हो जाता है तो उसके लिए 30 मिनट का समय मिलता है, जिसमें से 15 मिनट के 2 हाफ होते हैं, जिसमें से 15 मिनट के 2 हाफ होंगे, बीच में 10 मिनट का इनिंग ब्रेक होगा। ठीक है, यदि यहाँ पर भी मैच टाई हो जाता है तो फिर 5-5 पेनाल्टी शूट दिए जाते हैं। यदि बाई चांस यहाँ पर भी मैच टाई हो जाता है तो उसके बाद में सडन डेथ का नियम लागू होता है, फिर बराबर मौके मिलते हैं और जब तक निर्णय नहीं हो जाता है वह प्रक्रिया लगातार कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड थोड़ा समझ में आया होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। फुटबॉल खेल में रेफरी द्वारा कितने प्रकार के सॉरी यहाँ पे कार्ड होना चाहिए। ठीक है, गलती से बाई मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कार्ड समझिए। तो फुटबॉल खेल में रेफरी द्वारा कितने प्रकार के कार्ड, ठीक क्या लिखा है, ये कार्ड लिखा है। ठीक है, कार्ड समझिए यहाँ पे। तो फुटबॉल खेल में रेफरी द्वारा कितने प्रकार के कार्ड दिखाए जाते हैं? तो फुटबॉल के मैच जब चल रहा होता है उस समय यदि कोई खिलाड़ी गलती करता है तो उसमें 2 प्रकार के कार्ड दिखाए जाते हैं। कौन कौन से? येलो और रेड। ठीक है, 2 प्रकार के, लाल और पीला कार्ड दिखाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाल का मतलब पीले का मतलब ये होता है कि यदि पीला कार्ड किसी प्लेयर को रेफरी दिखाता है तो उसका मतलब होता है कि वो संकेत दे रहा है कि सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको खेल से बाहर किया जा सकता है। तो यदि यहाँ पर आदमी, वो खिलाड़ी जो है वो नहीं समझता है, दोबारा से फिर गलती कर देता है, तो यदि उसको एक तो पहले से कार्ड पीला संकेत पा ही चुका है, फिर उसके बाद ये एक और पीला कार्ड दे देगा तो वैल्यू कर देगा किसकी? रेड कार्ड की, लाल वाले की। और लाल कार्ड का संकेत जानते हैं होता ही है आप। ठीक है, जो रेड कार्ड होता है उसका मतलब होता है कि मैच से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको मैच से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें समस्या ये बन जाती है, मान लो जैसे कोई एक खिलाड़ी है, उसको एक कार्ड दिया गया पीला चेतावनी के लिए, उसने गलती की। ठीक है, फिर उसके बाद अगली बार वो उसने फिर गलती यदि कर दी तो उस समय क्या किया जाएगा? एक और पीला उसको दे दिया जाएगा। तो फिर वो 2 पीले, यदि कोई खिलाड़ी 2 पीले कार्ड प्राप्त कर लेता है, रेफरी जिसको 2 कार्ड पीले वाले दे देता है, तो पीले का 2 कार्ड वो पीले नहीं रह जाते, वो फिर लाल की वैल्यू आ जाती है उनमें। ठीक है, तो जितना कार्ड लाल वाला रेड वाला कार्ड करेगा उतना ही 2 पीले वाले करेंगे। ठीक है, तो यदि या तो आपको मैच से बाहर निकालना है रेफरी को, तो या तो 2 पीले मतलब लगातार एक बार गलती करेंगे पीला देगा, दूसरी बार गलती करेंगे पीला देगा। ठीक है, तो 2 पीले कार्ड यदि आप प्राप्त कर लेते हैं रेफरी द्वारा तब आपको मैच से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद यदि किसी कोई बड़ी गलती कर देते हैं तो एक ही बार में आपको वो रेड कार्ड दे देगा, तब भी आपको मैच से बाहर जाना पड़ेगा। और इसमें कंडीशन ये लगती है कि जो खिलाड़ी चला जाएगा, ठीक है, कार्ड के माध्यम से जो खिलाड़ी चला जाता है उसकी जगह पर कोई दूसरा प्लेयर को मतलब नहीं खिलाया जाता है, वो एक प्लेयर कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। और अगला देखते हैं, फुटबॉल खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो इसमें लंबाई चौड़ाई होती है 90 से 120 मीटर, ये लंबाई होती है। ठीक है, और फिर 45 से 90 मीटर ये इसकी चौड़ाई होती है। फुटबॉल खेल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो ये हो जाती है 90 से 120 मीटर फुटबॉल खेल के मैदान की लंबाई होती है। ठीक है, बात करें चौड़ाई की तो 45 से 90 मीटर चौड़ाई होती है। यदि बात करें यार्ड माने गज की, तो यदि गज में पूछ लेता है आपसे, तो फुटबॉल खेल के जो मैदान होता है उसके जो लंबाई होती है गज में, तो 100 से 130 गज होती है लंबाई। ठीक है, और बात करें चौड़ाई की गज में तो 45 से 100 यार्ड यानी गज होती है। ठीक है, तो इसको हम रिपीट कर देते हैं। फुटबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई होती है जो 90 से 120 मीटर होती है। और बात करें चौड़ाई की तो 45 से 90 मीटर होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन हमारा? अगला क्वेश्चन है, खो खो खेल में कोर्ट में कितनी क्रॉस लेन लगाई जाती है? ठीक है, जो खो खो खेल होता है, खो खो खेल के कोर्ट में कितनी क्रॉस लेन लगाई जाती हैं? तो इसमें 8 जो है
क्रॉस लेन लगाई जाती हैं, ठीक है। और वह कौन सा खेल है जिसका प्राचीन नाम रठेरा है तथा रथ पे खेला जाता था, ठीक है। क्वेश्चन है वह कौन सा खेल है जिसका प्राचीन नाम जो था वो क्या था, वो रठेरा था। और वो खेला कहाँ जाता था, वो रथ पर खेला जाता था। रथ वही जिसमें बहुत सारे घोड़े लगे होते हैं और जिसे तांगा इक्का बोलते हैं, ठीक, इस टाइप से होता है, तो उस रथ पे खेला जाता था, ठीक है। तो कौन सा खेल था, वो खो खो खेल था, ठीक है। अब खो खो खेल, अब क्वेश्चन आ जाता है कि खो खो खेल में जो खो शब्द होता है इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है छुओ और उठो और भागो, पीछा करो, ठीक है, उठो और पीछा करो, ये इसका खो खो में खो का शब्द का अर्थ होता है। और क्रॉस लेन की बात करी जाए तो 8 होती हैं। और पूछ लेता है कभी कभार, मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध खेल है खो खो, तो कहाँ पे है, किस राज्य में है या किस स्थान पे है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध या लोकप्रिय, तो ये है महाराष्ट्र के पुणे में, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी खो खो खेल की। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है मेरा, प्रश्न नंबर 9। वीर अभिमन्यु व एकलव्य पुरस्कार किस खेल से संबंधित हैं। 2 पुरस्कार मैंने इस क्वेश्चन में बताए हैं, कौन कौन से, वीर अभिमन्यु पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ये दोनों जो है खेल दोनों पुरस्कार खो खो खेल से संबंधित हैं, ठीक है। जिसमें से जो वीर अभिमन्यु पुरस्कार है इसमें 18 वर्ष से कम लड़के जो है वो भाग लेते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, जानकी पुरस्कार व रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किस खेल से संबंधित हैं। तो ये भी खो खो खेल से संबंधित हैं। और जानकी पुरस्कार के अंतर्गत जो खेल होता है इसमें 16 वर्ष से कम लड़कियां भाग लेती हैं, ठीक है। 16 वर्ष से कम लड़कियों जो है, मतलब लड़कियों की 16 वर्ष से कम उम्र होगी वही भाग लेंगी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ये महिलाओं के लिए है, तो इसमें कोई भी भाग ले सकता है। और ये दोनों पुरस्कार जो हैं किससे संबंधित हैं, तो ये दोनों कौन कौन से, जानकी पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, दोनों खो खो खेल से संबंधित हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 11। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, पूछ लेता है कभी कभार 1 आध नंबर में, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, यानी ये WHO का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपने बताना है, ठीक है। तो विश्व में स्वास्थ्य स्तर, जो विश्व में स्वास्थ्य का स्तर है, ठीक है, विश्व में स्वास्थ्य का स्तर जो है उसको ऊंचा उठाना है। जो हमारा शरीर है, स्वास्थ्य है, इसको जो है सुंदर, सुदृढ़ और मजबूत, ठीक है, मजबूत बनाना होता है। तो हमारे जो स्वास्थ्य है, शरीर का स्वास्थ्य है, उसका स्तर जो है उसको ऊंचा उठाना है, ठीक है, ताकि निरोगी और इस प्रकार के व्यक्ति कम रहें, ना के बराबर रहें, ठीक है। तो WHO है ये वैश्विक लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे कार्य करता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि मतलब व्यक्ति के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाना, ठीक है। और इसकी WHO की स्थापना कब होती है, पूछ लेता है, ठीक है। WHO की स्थापना कब हुई है, तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। अगला देखते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ठीक है, कहाँ के, पुर्तगाल के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं, तो ये फुटबॉल से संबंधित एक महान फुटबॉलर हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। मारडेका कप किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है मारडेका कप। और मारडेका कप की स्थापना कब हुई है, 1957 में हुई थी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। द्रोणाचार्य अवार्ड के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ आपको, द्रोणाचार्य किसको दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य जो है अवार्ड की शुरुआत हुई है, कब से हुई है, 1985 से, ठीक है। 1985 से द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत हुई है। और ये दिया जाता है जो प्रशिक्षक, कोच होते हैं, गुरु होते हैं, कोच होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन का मतलब वहाँ पे खेल से नहीं है, खेल का मतलब द्रोणाचार्य अवार्ड उसी को दिया जाता है, गुरु को, प्रशिक्षक को, जिसने अपने शिष्य को, अपने खिलाड़ी को मतलब बेहतर बनाया हो, ठीक है, प्रतियोगिता के लिए, या मतलब जीतने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रही, अच्छे अच्छे खिलाड़ी देश के लिए जिसने बनाए हों, ठीक है। तो यहाँ ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसने देश के लिए बहुत अच्छे प्लेयर तैयार किए हों,
उन कोचेज या गुरु या प्रशिक्षक को दी जाती है अवार्ड। ठीक है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? जो देश के लिए अच्छे अच्छे प्लेयरों को तैयार करता है और अच्छा कार्य करता है खिलाड़ियों के हित में, और वो प्लेयर आगे चल के कुछ अच्छा करते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाता है कि किसको मिलना चाहिए। तो इसीलिए द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है ये किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है? तो इसके अंतर्गत दिया जाता है 15 लाख रुपए। ठीक है, 15 लाख रुपए दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और एक गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, और एक जो है शॉल दी जाती है। ठीक है, और ये 2 कैटेगरी में मिलता है, एक तो लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए और एक रेगुलर कैटेगरी के लिए। ठीक है, लाइफ टाइम कैटेगरी मतलब संपूर्ण जीवन के लिए योगदान देखा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, और इसी क्रम में बात कर लेते हैं, ये द्रोणाचार्य हो गया। और बात करें अर्जुन की, तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई? 1961 से हुई है। ठीक है, 1961 से हुई है। और राजीव गांधी खेल रत्न जिसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड कहा जाता है, उसकी शुरुआत कब से हुई है? 1991-92 से हुई है। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है पलेस्ट्रा। प्रश्न नंबर क्या है? हाँ, पेलेस्ट्रा प्राचीन यूनान में क्यों प्रसिद्ध था? जो पेलेस्ट्रा है प्राचीन यूनान में क्यों प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था, एक जो पेलेस्ट्रा है जगह का नाम था। ठीक है, पेलेस्ट्रा जो है जगह का नाम था। उस जगह में क्या होता था कि वहाँ पे कुश्ती अखाड़ा का एक विद्यालय था। ठीक है, स्कूल था, इसलिए वो जगह फेमस हो गई थी। कौन सी? पेलेस्ट्रा। ठीक है, पेलेस्ट्रा जो जगह थी वहाँ पे क्या हुआ था कि कुश्तिया अखाड़े का एक स्कूल बनाया गया था, वो काफ़ी उस वजह से पेलेस्ट्रा जगह जो फेमस थी। अगला देखते हैं, अगला क्या है? 110 मीटर, ध्यान से पढ़िएगा, 110 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर बाधा दौड़ में कुल बाधाएं होती हैं, तो कुल बाधाएं 10 होती हैं। ठीक है, कौन कौन से? 110 मीटर बाधा हो, चाहे 100 मीटर बाधा हो, चाहे 400 मीटर बाधा हो, सब में बाधाएं कितनी होंगी? तो सब में बाधाएं 10 होंगी। और हर बाधा का वजन कितना होता है? तो 10 kg होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये हो जाएगी 0.914 मीटर। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर ले, 0.914 मीटर, इस तरीके से याद कर लीजिए तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, 0.914 मीटर होती है, क्या होती है? पुरुष बाधा की ऊंचाई। ठीक है, और यदि सेंटीमीटर की बात करें तो 91.4 सेंटीमीटर होती है। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसमें होती है 0.762 मीटर। ठीक है, 0.762 मीटर, यानी 0.762 मीटर होती है। और ये सेंटीमीटर में बात करें तो 76.2 सेंटीमीटर होती है। अगला देखते हैं अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, 400 मीटर पुरुष एवं महिला बाधा दौड़ में क्या अंतर होता है? ठीक है, तो 400 मीटर पुरुष व महिला बाधा दौड़ में क्या अंतर होता है? तो इसमें अंतर होता है बाधा की ऊंचाई को छोड़कर बाकी जो चीज़ें होती हैं लगभग समान होती हैं। ठीक है, जो इसमें जो बाधा की जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, उसको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जो चीज़ें हुई लगभग वो समान ही होती हैं। ठीक है, क्या होता है कि पहली हर्डल से कितनी लंबाई, पहली हर्डल फिनिश लाइन स्टार लाइन से पहली हर्डल कितनी दूर पे होगी, या हर्डल टू हर्डल कितनी दूरी होगी, ये लगभग सब चीज़ें समान ही रहती हैं। ठीक है सॉरी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 400 मीटर बाधा दौड़ में स्टार्ट लाइन से प्रथम बाधा के बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 20 नंबर। 400 मीटर बाधा दौड़ में स्टार्ट लाइन से प्रथम बाधा के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 45 मीटर। ठीक है, अगला देखते हैं 400 मीटर बाधा दौड़ में सभी बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये 35 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से फिनिश लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये 40 मीटर होती है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा डायग्राम बना देते हैं जल्दी से, इसमें देर नहीं लगेगी। ये इसको हम थोड़ा यहाँ से बनाते हैं दूर से। ठीक है, इसको इस तरीके से बना दिया। ठीक है, इसको इस तरीके से बना दिया। ठीक है, मान लो हालांकि बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें 10 ठोर बाधाएं लगा दो, 2 3
4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। इस तरीके से मान लो बन गई, ये 10 और लग गई, ठीक है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि स्टार्ट लाइन से, ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि अब यहाँ पे ये वाली जो होती है स्टार्ट लाइन होती है, ठीक है। अब पूछेगा आपसे कि स्टार्ट लाइन से प्रथम हर्डल, तो ये स्टार्ट वाली लाइन हो गई। अब प्रथम हर्डल कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, ये वाली प्रथम हर्डल है, ये यहाँ पे। तो स्टार्ट लाइन ये यहाँ से है और पहली हर्डल कौन सी, ये वाली है। तो इनके पूछेगा कि स्टार्ट लाइन से, ठीक है, प्रथम हर्डल के बीच की दूरी कितनी है। तो इसके बीच की ये डिस्टेंस बतानी है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 45 मीटर होती है, ठीक है। ये कितनी होती है दूरी, 45 मीटर। यानी स्टार्ट लाइन से पहली हर्डल, प्रथम हर्डल के बीच की दूरी कितनी है, 45 है। फिर उसके बाद ये जितनी भी हैं, ठीक है, हर्डल टू हर्डल ये जितनी भी हैं, इनकी जो दूरी होती है बीच की आपस में, तो ये 35 मीटर पर लगी होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये अंतिम बाधा होती है, ठीक है, अंतिम बाधा, और ये फिनिश लाइन होती है, ठीक है, ये वाली फिनिश लाइन होती है, ये फिनिश। तो इन अंतिम बाधा यानी इस बाधा, अंतिम बाधा से फिनिश लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 40 मीटर। कितनी होती है भैया, 40 मीटर होती है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। अब आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। 21 नंबर देख लेते हैं। 400 मीटर बाधा दौड़ में सभी बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो मैंने अभी आपको डायग्राम के माध्यम से बताया है कि हर्डल टू हर्डल जो यानी बाधा से बाधा की जो बीच की दूरी होती है, सभी बाधाओं के बीच की दूरी वो 35 मीटर होती है, ठीक है। फिर अगला है 22 नंबर क्वेश्चन। 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से फिनिश लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है। तो अभी आपको बताया है कि जो लास्ट वाली हर्डल होती है और लास्ट वाली हर्डल से फिनिश वाली लाइन जो होती है उसके बीच की दूरी कितनी होती है, वो 40 मीटर होती है, ठीक है। अगला देखते हैं। 400 मीटर बाधा दौड़ में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये वाला 25 नंबर रहा क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा 25 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये 7 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो 21 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो सन 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी भारत से। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो 1995 से इसकी शुरुआत हुई है। और 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का पुण्य जन्म दिवस होता है, ठीक है। इसी अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष भारत में। अगला देखते हैं। गलसुआ, जिसको हम मम्स भी बोलते हैं, ठीक है, गलसुआ किस वायरस से फैलता है। गलसुआ नहीं होता है जो हमारा गाल होता है उसके नीचे देखिए, थोड़ा नीचे वो गाल हमारा सूज जाता है, उसमें सूजन आ जाती, फूल जाता है, ठीक है। तो वही बीमारी पूछ रहा है कि गलसुआ किस वायरस से फैलता है। तो ये फैलता है मम्स वायरस से, ठीक है। क्या वायरस का नाम है, मम्स वायरस नाम होता है इसका। और जो इससे प्रभावित होता है, तो जो हमारी यहाँ पे मतलब प्रभावित जो होता है, लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जो पैरोटिड ग्रंथि होती है यहाँ गाल के साइड में, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, ठीक है। और इससे आराम किससे मिलेगा, यदि आप नमक के पानी से सिकाई करते हैं तो आपको आराम मिल जाएगा, ठीक है। रिपीट कर देते हैं। गलसुआ किस वायरस से होता है या फैलता है। तो मम्स वायरस से फैलता है। और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो लार ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि पैरोटिड ग्रंथ जो होती है उसमें सूजन आ जाती है। और इसमें थोड़ा राहत मिलने के लिए क्या करना चाहिए, नमक के पानी से सिकाई करनी चाहिए। और बाकी जो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है 29 नंबर प्रश्न। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग किस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। रिपीट कर देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग किस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। तो ये होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, ठीक है। और इससे प्रभावित जो अंग होता है वो क्या होता है, मस्तिष्क होता है और रीढ़ की हड्डी होती है प्रभावित। सॉरी।
अगला देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है विषाणु। ठीक है, विषाणु यानी वायरस से क्या आशय है, वायरस किसे कहते हैं, कुल मिलाकर कहने का मतलब है ये। ठीक है, तो देख लेते हैं। आकोशिकी अति सूक्ष्म जीव हैं। जो वायरस है, विषाणु है, क्या है, आकोशिकी अति सूक्ष्म जीव हैं। शरीर के बाहर यह सैकड़ों वर्षों तक सुषुप्त अवस्था में या मृत समान अवस्था में रह सकते हैं। जो जो विषाणु है, वायरस है, ये क्या करता है, आकोशिकी अति सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, यह शरीर के बाहर सैकड़ों वर्षों तक सुषुप्त अवस्था यानी मृत अवस्था के समान रह सकता है, लेकिन सैकड़ों वर्षों बाद जैसे ही, ठीक है, जीवित कोशिका में प्रवेश करेगा या फिर जीवित शरीर में पहुंच जाएगा तो तुरंत एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होकर क्या करेगा, गुणन एवं वंश वृद्धि अपनी करने लगता है। ठीक है, तथा यह नाभिकीय अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। और वायरस का अध्ययन जो होता है, ठीक है, वायरस का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको वायरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, 31 नंबर प्रश्न है। शेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है, तो 3 प्रकार से किया है। कौन कौन सा, इंडोमार्फिक, ठीक है, दूसरा है मीसोमार्फिक और तीसरा है एक्टोमार्फिक। ठीक है, इंडोमार्फिक यानी कोमल काय वाले, सुडौल काय और फिर लंब काय। ठीक है, तो जो शेल्डन ने किया है स्वभाव के आधार पर भी 3 किया है और व्यक्तित्व के आधार पर भी 3 किया है। ठीक है, तो व्यक्तित्व के आधार पर कौन से हैं, इंडोमार्फिक, मीसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक, ये 3 प्रकार के हो गए हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं इनका कायदे से। शेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण में छोटे मोटे, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, शेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण में छोटे मोटे, नाटे, चर्बी युक्त यानी वसा युक्त, ठीक, भोजन प्रिय यानी भोजन पसंद करने वाले, आलसी और हंसमुख और मिलनसार, एक दूसरे से मिलने में रुचि रखने वाले इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी इस प्रकार का जो व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति होगा वो किस में आएगा, इंडोमार्फिक आएगा, इंडोमार्फिक में। ठीक है, किस में आएगा, इंडोमार्फिक में आ जाएगा। और इंडोमार्फिक को जो स्वभाव के आधार पर बात करी जाए तो स्वभाव के आधार पर भी मतलब इन्होंने 3 प्रकार के मतलब व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं स्वभाव के आधार पर। ठीक है, और व्यक्तित्व के वैसे भी इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो स्वभाव के आधार पर इस तरीके, इस प्रकार, मतलब कहने का मतलब इस तरह की क्वालिटी रखने वाले व्यक्ति को, ठीक है, व्यक्तित्व के आधार पर इंडोमार्फिक कहेंगे और स्वभाव के आधार पर जो इन्होंने बांटा है उसमें विसरोटोनिया कहेंगे। ठीक है, विसरोटोनिया कहेंगे। अगला देखते हैं। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 33। शेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण में मजबूत शरीर, चौड़ा सीना, आशावादी, विश्वसनीय, शक्तिशाली, खिलाड़ी टाइप के जो व्यक्ति होंगे वो किसके अंतर्गत रखे गए हैं, या इन्होंने किसके अंतर्गत रखा है, तो इनको मेसोमार्फिक कहा है। ठीक है, क्या कहा है, मेसोमार्फिक कहा है। और इनको जो है स्वभाव में क्या बताया है, ऐसे लोगों को क्या कहा है, तो स्वभाव के आधार पर कहा है सोमेटोटोनिया। ठीक है, व्यक्तित्व के आधार पर ऐसे लोगों को क्या कहा है, मेसोमार्फिक, और जो स्वभाव की बात करी जाए तो क्या कहा है, सोमेटोटोनिया कहा है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34। शेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण में लंबे, दुबले, पतले, कमजोर, निराशावादी और चिंतित, तनाव ग्रसित, किसके इस प्रकार के व्यक्तित्व रखने वाले किसके अंतर्गत आते हैं, तो इन ऐसे लोगों को क्या कहा है, शेल्डन ने इंडोमार्फिक कहा है। ठीक है, क्या एक्टोमार्फिक कहा है। ठीक है, क्या कहा है, एक्टोमार्फिक। और स्वभाव के आधार पर ऐसे लोगों को क्या कहा है, सेरिब्रोटोनिया। ठीक है, व्यक्तित्व के आधार पर क्या कहा है ऐसे लोगों को, एक्टोमार्फिक, और स्वभाव के आधार पर ऐसे लोगों को कहा है सेरिब्रोटोनिया। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 35। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, मान लो जैसे कोई बालक है वह कुछ करने के लिए स्वतः इच्छुक है। ठीक है, स्वतः इच्छुक है तो वो आंतरिक हो जाएगी। यदि उसको मान लो किसी बाहरी थोड़ा प्रेशर से या कुछ मान लो बता सिखाकर उसको बाहर से मान लो करवाने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है तो वो हम वहाँ पे बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगी। ठीक है, मान लो जैसे कोई बालक है वो पढ़ने के लिए एग्री है, वो रोज विद्यालय जाता है तो उसकी एक आंतरिक इच्छा है। ठीक है, वो अंदर से मोटिवेट हो रहा है,
जो अंदर से सेल्फ मोटिवेट होकर जा रहा है तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। यदि उसको कोई प्रलोभन दिया जाता है बच्चे को, लो भैया टाफ़ी ले लो, पैसे ले लो, वहाँ पे उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं, पीठ थपथपाई जाती है और कई प्रकार के पुरस्कार ये दिए जाते हैं कि वो तुम विद्यालय आओ, यदि ऐसा करके वो विद्यालय जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जो अंदर से सेल्फ मोटिवेट होकर कोई आदमी कार्य करता है तो आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाती है। किसी बाहर के माहौल से या प्रभाव से प्रभावित होकर जो व्यक्ति कार्य करता है, या दबाव से या प्रेशर से या कुछ सीखकर बताने से, तो वो हो जाती है बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, चलो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगला देखते हैं, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है BF स्किनर की। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37, प्रेरणा या अभिप्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा गुड महोदय की है। किसकी है? गुड की है। ठीक है, अगला देखते हैं, नशीले पदार्थ का सेवन करने से खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो खिलाड़ी जो होते हैं खेल के दौरान या खेल से पहले मतलब नशीले पदार्थों का या नशीली मेडिसिन का सेवन कर लेते हैं, तो मतलब उनका उद्देश्य क्या होता है कि शारीरिक मानसिक जो है उत्तेजना उसको बढ़ाना होता है। ठीक है, शारीरिक मानसिक उत्तेजना को बढ़ाना होता है, इसलिए मतलब वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। अगला देखते हैं, फिजियोथेरेपी का जनक किसे माना जाता है? तो ये हिपोक्रेटस को माना जाता है। जल चिकित्सा को यह भी कहते हैं, तो इसको हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। अगला देखते हैं, बिजली के द्वारा किया गया उपचार क्या कहलाता है? तो ये इलेक्ट्रोथेरेपी कहलाता है। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग कब नहीं लिया है? तो 1930 में नहीं लिया, 1950 में, 1962 में, 1986 में। ये चार मतलब सन चार जो ये चार हैं कौन का, 1930, 1950, 1962, 1986, इसमें जो है भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया है। अगला देखते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स का यानी क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स का सर्वप्रथम प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया है? ठीक है, प्राथमिक उपचार जो बॉक्स होता है, फर्स्ट एड बॉक्स का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो 1879 में फ्रेडरिक एस मार्च ने किया था। और कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में कब किया था? 1879 में। और किसने? फ्रेडरिक एस मार्च ने किया था। अगला देखते हैं, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज में बात करी जाए तो 22 गज होती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्रिकेट पिच की लंबाई पूछा है, फील्ड की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रश्न नंबर 44, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज कहिए, या फिर यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे फुट होना चाहिए। ठीक है, 66 फुट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 22 गज हो या फिर 66 फुट हो, या फिर यदि मीटर में बात करी जाएगी तो 20.12 मीटर होगी। ठीक है, इसको एक बार रिपीट कर देते हैं हम। यहाँ पे जो गज लिखा है इसको आप फिट कर लीजिए। ठीक है, फिट, ठीक है, ये फिट हो गया। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होती है, या फिर 66 फीट होती है, या फिर 20.12 मीटर। 3 फॉर्मेट हैं, गज वाला, मीटर वाला और फिट वाला। ठीक है, तो गज में बात करें तो 22 गज, फिट में बात करें तो 66 फीट, अगर जो मीटर में पूछता है तो 20.12 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला, क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच, या फिर सेंटीमीटर में बात करी जाए तो 96.5 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, क्रिकेट बैट की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी चौड़ाई होती है 4.25 इंच, यानी 4.25 इंच। ठीक है, और सेंटीमीटर की बात करी जाए तो 10.8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला देखते हैं, क्रिकेट का पितामह किसे कहा जाता है? तो क्रिकेट का पितामह कहा जाता है WG ग्रेस को। और बात करी जाए कि इंडिया में क्रिकेट का पितामह किसे कहा जाता है? तो इंडिया में CK नायडू को क्रिकेट का पितामह कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 48, ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1926 में। और करी किसने है? विलियम हेनरी
लांच नहीं होगा, यहाँ पे लाज होगा, ठीक है। विलियम हेनरी लाज होगा, ठीक है, लाज, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। विलियम हेनरी लाज ने मतलब की थी कब, 1926 में। और जो इसका मुख्यालय है ये कहाँ है, तो मुख्यालय लुसाने, और लुसाने कहाँ, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो इसको रिपीट कर देते हैं एक बार। ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1926 में हुई है। किसने करी है, विलियम हेनरी लांज ने करी है, और इसका मुख्यालय कहाँ, लुसाने, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगला देखते हैं। TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय टेबल टेनिस संघ, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ कहते हैं, की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1937 में, और कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा 1938। तो ये आपने हमें कमेंट में करके बताना है कि 37 वाला सही या 38 वाला सही है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं। सांप के काटने पर किस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो सांप यदि काट लेता है तो उस समय आपको क्या करना है, एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, जो कहाँ मिलेगा आपको, सरकारी अस्पताल में निःशुल्क मिल जाएगा, ठीक है। और सांप काटने के लिए मैं बोल दूँ, ये क्वेश्चन जितना जरूरी आपके लिए परीक्षा के लिए उतना भी जागरूकता और जानकारी के लिए है। आप लोग तो खैर पढ़े लिखे लोग हैं, समझ जाएंगे साहब, लेकिन जो गाँवों में या आपके रिलेटिव जो नहीं पढ़े लिखे, नहीं समझदार हैं इस चीज़ को, तो उनको बताइए कि यदि सांप काटता है तो अंधविश्वास धोखे धंधे में नहीं रहें, क्योंकि झाड़ फूँक के टोना टिटका कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ यदि सांप काट लेता है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचाया जाए, वही एक रास्ता है बचने का। अन्यथा कभी कभार झाड़ फूँक में होता है कि कम जहरी, कई प्रकार के सांप होते हैं जिसमें जहर नहीं पाया जाता है, नाम मात्र का, या बिल्कुल नहीं पाया जाता, ठीक है। उस तरीके के जब सांप काट लेते हैं तो झाड़ने फूँकने से बच जाते हैं, तो वहीं से अंधविश्वास फैल जाता है। लेकिन जब जहरीला सांप काटता है तो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की मौत होती है समय पर हॉस्पिटल ना पहुंचने के लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, PDF यदि पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उसका मतलब डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।